आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे लेथ चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि जितने लेथ चैप्टर में जो है एमसीक्यू है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा और आप तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और कई बच्चे जो है बोल रहे थे कि सर जो है लेथ से संबंधित जो ज़रा हम लोग कुछ बताइए। तो देखिए, एक कारण बता दे रहा हूँ आप सभी को, जो है जब लेथ का चैप्टर हम डिटेल्स बताएंगे लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा समझने में। लेकिन मैं उसके पहले जो है जितने शार्ट क्वेश्चन है आप सभी को मैं पूरा बताने का प्रयास करूँगा कि आप लोग जो है उसको समझिए और जो है उसका मन से पूरा तैयारी करिए। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है और हो सकता है जो है अभी हाल ही जो है लोको पायलट का एग्ज़ाम होने वाला है यानी होने वाला था, यानी किसी कारणवश जो है टल गया। तो आप लोग से मैं ही कहूँगा कि जो बच्चे लोको पायलट का एग्ज़ाम देने वाले हैं लगभग उसमें से जो है 75% क्या करेगा, टेक्निकल पूछेगा पूरा जो है ना। तो आप लोग जो है जिन बच्चों, कई बच्चे कहते हैं कि यार सर मेरा जो है टेक्निकल जो है बहुत कमज़ोर है, मैं क्या करूं। तो देखिए करेंगे क्या, आप जो है समय का उपयोग करिए, ओके। आप जो है फालतू टाइम इधर उधर मत घूमिए, है ना। और जो है पूरा जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है यानी जैसे कहते हैं टेक्निकल कमज़ोर है, तो आप लोग क्या करें, टेक्निकल पे जो है पूरा फोकस करिए, पूरा समझिए इसको, पूरा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, ठीक है। और जो नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें से आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो उसमें देखिए कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख कर भेज दीजिए कि सर ये चीज़ के विषय में हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर दोबारा जो वीडियो बना दीजिए। तो मैं आप सभी के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, दोबारा वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग जो है देखिए, आप लोग जो है आपको देखिए इस टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार पढ़िए, वीडियो देखिए, बार बार पढ़िए। ये नहीं कि मेरा ही वीडियो, किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, मेरा देखना है मेरा देखिए, ठीक है। और बुक भी पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद वीडियो देखिए तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग जो है एमसीक्यू जो है लेथ से संबंधित ये कैसा क्वेश्चन कर सकता है, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए कि मनुष्य ने गोल वस्तुओं को तैयार करने के लिए सबसे पहले कौन सा मशीन बनाई। ओके, क्या लिखा है कि मनुष्य ने गोल वस्तुएं तैयार करने के लिए सबसे पहले बनाई। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ओके। अब 4 ऑप्शन में से जरा देखिए, खराद मशीन, बी प्लेनर, सी स्लोटर और सी ये सभी। क्या ये सभी का आविष्कार हुआ एक साथ? नहीं। तो आप देखिए पहला ऑप्शन दिया है खराद मशीन। यहाँ पे इस ऑप्शन को चारों को देखते हुए देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, खराद मशीन का ही आविष्कार हुआ, ओके। प्लेनर बाद में हुआ, स्लॉटर बाद में हुआ, ये सभी जो है नहीं कह सकते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कि चूड़ी काटने वाली खराद का आविष्कार हुआ। क्या सिर्फ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि चूड़ी काटने वाले खराद का आविष्कार हुआ सिर्फ। तो ये देखिए ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में क्या आविष्कार हुआ, बी है 1700 ईस्वी में, और सी है, यहाँ देखिए सी होगा, सी है 1600 ईस्वी में, और डी है 1900 ईस्वी में। तो देखिए चूड़ी काटने वाले खराद का जो आविष्कार हुआ सर्वप्रथम जो है, ये ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे 1700 ईस्वी में पहला आविष्कार हुआ चूड़ी काटने का। लेकिन यहाँ पे जो चूड़ी काटने का आविष्कार हुआ, इस लेथ में जो है क्या होता था, चूड़ी काटने के लिए इसमें जो बार बार लीड स्क्रू आपको चेंज करना पड़ता था। जैसे टीपीआई का चूड़ी काटना होगा वैसे आपको यहाँ लीड स्क्रू चेंज करके जो है चूड़ी काटना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी माउडस्ले ने किस ईस्वी में चूड़ी काटने का मूल तरीका निकाले। देखिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पे सिर्फ देखिए लिखा है कि चूड़ी काटने वाली खराद मशीन का आविष्कार हुआ, ये प्रथम बार बोल रहा है। तो 1700 ईस्वी में वहाँ हुआ, लेकिन 1700 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ चूड़ी काटने का। लेकिन इसमें देखिए हेनरी माउडस्ले ने किस ईस्वी में चूड़ी काटने का मूल तरीका निकाले। तो देखिए 1000 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1800 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए इसको देखते हुए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सन 1800 ईस्वी में हेनरी माउडस्ले जी ने जो है मूल तरीका निकाला। अब देखिए यहाँ मूल तरीका क्या होता है जरा ये समझिए यहाँ पे। अब देखिए 1700 ईस्वी में जब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 1700 ईस्वी में जब चूड़ी काटने का आविष्कार हुआ था, तो इसमें क्या होता कि बार बार यहाँ पे लीड स्क्रू चेंज करके ही चूड़ी काटने का
प्रयास किया जाता था, चूड़ी काटा जाता था। लेकिन यहाँ पे लीड स्क्रू जो चेंज करने में काफ़ी समय लगता था, दिखते होता था ज़्यादा जो है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि चूड़ी मूल तरीका जो है निकालने का प्रयास किए, तो 1800 ईस्वी में सर जो है मूल तरीका निकाले। इनके समय जो है ये मूल तरीका निकालने का एक फ़ायदा हुआ कि बार बार यहाँ पे लीड स्क्रू चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ता था। इस पे बिना लीड स्क्रू बदले ही जो है उसी स्पेंडल पे और उसी लीड स्क्रू पे जो है एक मात्र गरारी चेंज कर यानी विभिन्न दांतों वाली गरारी चेंज करके आप जो है कई प्रकार के जो चूड़ियाँ काटा जाता था। अब जैसे मान लीजिए लगभग जो है 16 से 100 प्रति इंच चूड़ी बनाया जाता था। ठीक है, 16 से 100 प्रति इंच चूड़ी जो है बनाया जाता था। ओके, अब इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब चित्र में चिन्हांकित कर्तन क्रियाओं के कटिंग एक्शन की किस्म बताइए। देखिए यहाँ पे 2 चित्र बना रखे हैं, ऑप्शन ए और बी। ओके, अब दोनों को देखिए पहचानना है और बताना है कि किस प्रकार की कटिंग हो रहा है। लेथ मशीन पे जो है ये ऐसे कटिंग किया जाता है। ये गोल जाब है, समझिए यहाँ पे सेंटर लाइन दिया है तो ये समझिए यहाँ पे क्या है, गोल जाब है। अब गोल जाब को देखिए यहाँ पे कटिंग करते हुए दिखा रहा है, तो आप जरा बताइए कि कौन से कटिंग है, समझ में आ रहा है। ओके चलिए ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये पहला नंबर होता है ऑर्थोगोनल, ORTHOGONOL, ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, ये जी है। ठीक, और बी देखिए क्या है, ये ऑब्लिक कटिंग है, यानी ऑब्लिक मतलब कि तिरछा कटिंग। देखिए तिरछा कटिंग कर रहा है यहाँ पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक कटिंग, CUTTING। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 कटिंग होता है। ओके, अब इसी के आधार पे 2-3 क्वेश्चन इसके आधार पे कैसे बनेगा, कैसे पूछेगा, तो ज़रा इसको समझिए। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि ऑर्थो कटिंग कैसा होता है और ऑब्लिक कटिंग। ठीक है, यानी ये लंब के रूप में काट रहा है और ये त्रिज्य के रूप में काट रहा है, तिरछा देखिए काट रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, तिर्यक कर्तन, यानी इसको बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग, जो अभी आप सभी को हम बताए थे अभी पीछे जो है, का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। अब जो है ऑब्लिक कटिंग होता है, जो तिर्यक इसको बोलते हैं, वो किसके लिए, किस कटिंग के लिए किया जाता है। ओके, ए ऑप्शन है परिष्कृत खरीदने के लिए यानी फिनिश करने के लिए, बी है रफ के लिए, ओके, और सी है रूप खरादन यानी फॉर्म टर्निंग है क्या, या डी है फेसिंग के लिए। ठीक, ये 4 प्रकार के टर्निंग दिया है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा यहाँ पे, देखिए चारों को देखते हुए यहाँ पे अभी आप सभी को हम बताए थे, तो उसमें जो है किसी जाब को अगर फिनिश करना हो या परिष्कृत करने के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा कि तिर्यक यानी ऑब्लिक कटिंग का प्रयोग जो है परिष्कृत खरीदने के लिए किया जाता है। ओके, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कि लंबवत, यानी लंबवत मतलब क्या, ऑर्थोगोनल। और इसीलिए मैं आप सभी को जो है चित्र बनाकर बता दिए थे कि ये कटिंग देखकर पहचानिए और बताइए, ताकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप कभी जो है कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो ओके, लंबवत यानी ऑर्थोगोनल, मुख्य लंबवत यानी ऑर्थोगोनल कर्तन का मुख्य लाभ है, यानी ऑर्थोगोनल जो कटिंग होता है उसका मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए जरा इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि ए, यह अच्छे फिनिश प्रदान करता है, बी, यह औजार का जीवन बढ़ाता है, और सी है यह बड़े क्षेत्र में भार लोड को विपरीत कर देता है, और यह ऑप्शन डी है कि यह कर्तन धार यानी कटिंग एज पर भार को बढ़ाता है। तो देखिए इसमें से चारों में से सही ऑप्शन आपको कौन लग रहा है, जरा आप सभी लोग बताइए इसको। ये देखिए समझ में आ रहा है चारों ऑप्शन देखते हुए। तो देखिए यहाँ पे जरा समझिए कि ये चारों में से देखते हुए यहाँ पे देखिए आपका जो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा कि यह बड़े क्षेत्र में भार को, लोड को विपरीत कर देता है। जब ये लंबवत कटिंग होता है तो जो कटिंग होता है लंबवत जो होता है, यानी कह लीजिए ऑर्थोगोनल जो कटिंग होता है, तो ये बड़े क्षेत्रों में भार को क्या करता है, लोड को क्या करता है, विपरीत कर देता है, यानी बांट देता है। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखते हुए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे
सही होगा कि बड़े क्षेत्र में भार को यानी लोड को विपरीत कर देता है। ओके, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है कि जब मुलायम धातु पे बिना कटिंग यानी कर्तन द्रव इस्तेमाल किए हुए विखंडित छीलन उत्पन्न होती है तो प्राप्त सतह की किस्म। अब देखिए बिना मतलब यहाँ द्रव इस्तेमाल लिख रहा है यानी कूलेंट की बात कर रहा है। जो मुलायम धातु होगा और उस पर कूलेंट नहीं गिरा रहा है, कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, विखंडित छीलन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब आप कटिंग करेंगे, खरादेंगे जाप को, तो क्या होता है कि छीलन जो है विखंडित हो जाती है, यानी टूट टूट कर गिरने लगता है छिलका उसका जो है। तो यह यही बता रहा है, यही पूछ रहा है कि उसकी सतह कैसा होगा। ठीक है, चिकनी तथा चमकदार होती है, बी जली हुई या चमकदार होती है, या सी ऑप्शन है औजार में से मोटे निशान युक्त होती है, या डी है फटनदार खुरदरी होती है। तो देखिए चारों में से आपको सही कौन हो रहा है, आप जरा खुद सोचिए कि मुलायम धातु है, अगर उस पर आप जो है कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे क्या होगा, हीट करेगा तो वहाँ क्या होगा, चिप्स जो है टूट टूट कर गिरेगा। ही बोल रहा है कि छीलन उत्पन्न होती है, विखंडित छीलन उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे सतह कैसा होगा, खुद सोचिए और बताइए। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है आप सभी को, तो चलिए यार समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए चारों में से सही ऑप्शन देखिए, अब कूलेंट का उपयोग नहीं करेंगे तो इस चिकनी तो नहीं होगा, ये चमकदार नहीं होगा, ये तय है। ओके, अब दूसरा देखिए जली हुई चमकदार होती है। अब देखिए जली हुई चमकदार होती है, चमकदार तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सी है औजार में से मोटे निशान युक्त होती है। ठीक, यानी ये मोटे निशान युक्त होती है, ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पे आप चारों ये ऑप्शन को देखते हुए जो है ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट यहाँ ऑप्शन है डी फटनदार खुरदरी होती है। जब देखिए कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि खुरदरी होगा, फटनदार खुरदरी होती, सतह उसका जो है कैसा होगा, खुरदरा होगा। ठीक है, उसका सतह कैसा होगा, खुरदरा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आप सही कर दीजिएगा, फटनदार और खुरदरी होगा। मैं आप सभी को जो है नियमित सीबी से संबंधित जो है जो आंसर होता है वही मैं आप सभी को हम बता रहे हैं। ओके, तो चलिए देखिए आगे समझिए कि अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि नर्लिंग किस प्रकार की संक्रिया है। अब देखिए आप जरा बताइए, नर्लिंग जब करते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं तो नर्लिंग किस प्रकार की संक्रिया है। तो देखिए लिखा है कि टर्निंग है। ओके, और देखिए बी ऑप्शन है सीरिंग है, या बी फार्मिंग है, या प्रेसिंग है। ये कौन संक्रिया है, तो ये चारों में से देखते हुए जब नर्लिंग किसी जाप पे नर्लिंग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फार्मिंग, यानी फार्मिंग संक्रिया ही इसको बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है कि ढलवा लोहे के रफ खंड बनाकर लंबे समय के लिए बाहर रख देते हैं। जो ढलवा लोहा होता है उसको जो है रफ कार्य कर देते हैं और बाहर छोड़ देते हैं वातावरण में। तो वो क्या बोल रहा है कि वातावरण के लिए किया जाता है, या सीजनिंग के लिए, या वैकल्पिक, या विकृति, यानी सही कौन ऑप्शन है। तो देखिए चारों में से सही ऑप्शन है कि ढलवा लोहे का जो है ऑपरेशन करके अगर छोड़ दिया जाता है लंबे समय के लिए, यानी इसको क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सीजनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उस पर जो तीनों मौसम का यानी तीनों जलवायु का प्रभाव इसके ऊपर पड़े। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। ठीक, यानी ढलवा लोहे के रफ खंड बनाकर लंबे समय के लिए बाहर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं, सीजनिंग होता वो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, खरादने के लिए 40 mm के व्यास के लिए कारखंड में सेंटर ड्रिलिंग करने वाले उचित सेंटर ड्रिल साइज बताना है। ठीक है, खरादने के लिए 40 mm व्यास के लिए कारखंड में सेंटर ड्रिलिंग करने वाले उचित सेंटर ड्रिल का साइज बताना है। तो देखिए 4 दिया है कि 1 × 1.5, बी है 2 × 5, सी है 3 × 8 और डी है 5 × 12। तो चारों में से देखिए सही कौन ऑप्शन इसमें है, तो आप लोग जरा बताइए। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, 3 × 8 mm जो है, जब 40 mm व्यास के जो उस पर जो ड्रिल करेंगे, ठीक है, तो उस पर ड्रिल करने के लिए 3 × 8 mm का जो सेंटर ड्रिल जो है आप करेंगे। अब देखिए जब सेंटर ड्रिल किया जाता है ना, तो ये क्या होता है कि जाप के व्यास पे निर्भर करता है। ओके, अब ये देखिए सब साइज है, 5 × 12, 2 × 5, 3 × 8, यानी ये जाप के जैसा साइज होगा आपका, तो उस प्रकार का सेंटर ड्रिल वहाँ से लेंगे और जो उस पर सेंटर ड्रिल करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है विशेष यहाँ पे।
ओके, तो अब इस तरह से देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अभी आप समझ लिए होंगे कि जाप के साइज के ऊपर निर्भर करता है, यानी उसके व्यास के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का सेंटर ड्रिल आपको वहाँ पे करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, यानी सतह के गेज का इस्तेमाल सरफेस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सतह गेज का इस्तेमाल यानी सरफेस गेज बोल रहा है। अब सरफेस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो देखिए इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है देखिए विमाओं यानी डायमेंशन की जांच के लिए, बी ऑप्शन है समकोण यानी राइट एंगल की जांच के लिए, और सी ऑप्शन है जाप को सही यानी ट्रू करने के लिए, और डी ऑप्शन है चिन्ह के लिए, चिन्ह लगाने के लिए। तो इसमें से देखिए चारों में से सही ऑप्शन कौन है, यहाँ पे देखिए देखते हुए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, जाप को ट्रू करने के लिए, जाप को सही करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि सतह गेज का इस्तेमाल अधिकतर जो है जाप को ट्रू करने के लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। जब स्लेट मशीन पे आप गोल आकार का जाप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अधिकतर जो है सरफेस गेज का इस्तेमाल जो है ट्रू करने के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रफ टर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए टर्निंग करेंगे, रफ टर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन है अच्छी तरह परिष्कृत यानी फिनिश करने के लिए रफ टर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, या अधिक धातु उतारने के लिए। डी है स्पिंडल की गति को कम करने के लिए। रफ टर्निंग मतलब हैवी कट लगा देंगे तो हो सकता है इस स्पिंडल की गति कम हो जाए। तो वह सही होगा कि इनमें से सभी होगा। देखिए कुछ समझ में आ रहा है इसको, ऑप्शन को देखते हुए चारों। तो देखिए यहाँ पे यह समझिए कि अच्छी तरह परिष्कृत यानी इसको फिनिश करने के लिए नहीं होगा। रफ टर्निंग का इस्तेमाल कभी भी होता है अधिक धातु उतारने के लिए किया जाता है। ओके, अधिक धातु को उतारने के लिए जो है रफ टर्निंग का प्रयोग किया जाता है। स्पिंडल की गति कम करने लिखा है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। स्पिंडल की गति कम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इनमें से सभी ये भी गलत होगा, यानी ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही कौन होगा, इसमें अधिक धातु उतारने के लिए किया जाता है रफ टर्निंग का प्रयोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेंटर ड्रिल के साइज का चयन किन बातों पर आधारित होता है। अब देखिए अभी आप सभी को हम बताए थे ना कि ये जाप के व्यास पर निर्भर करता है। ठीक वैसे क्वेश्चन आ गया कि सेंटर ड्रिल के साइज का चयन किन बातों पर निर्भर करता है, आधारित होता है। यानी जाप की लंबाई पे, जाप के पदार्थ पे, जाप का व्यास पे, और डी प्रक्रम की किस्म पे। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन होगा, आप समझ गए होंगे कि जाप का व्यास पे निर्भर करता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा, जाप के व्यास पे निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है कि मृदु इस्पात को खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त छीलन किस्म कौन सी है। ए ऑप्शन है लंबे घुघराले छीलन, या बी ऑप्शन है विखंडित छीलन यानी बिल्टअप चिप्स, यानी तोड़ तोड़ कर जो निकलता है चिप्स उसकी बात करता है, विखंडित कर देता है। और आई आकार की छीलन, और डी है कुंडलीदार यानी स्पाइरल छीलन। ओके, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन होता है, इसमें से आपको खोजना है और बताना है। तो देखिए जब मृदु इस्पात की जो कटिंग करते हैं, जब खरादते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका सही होगा, लंबे और घुंघराले छीलन जो है इसके निकलेगा, चिप्स निकलेगा। छीलन मतलब क्या होता है, चिप्स, इसको हम CHIPS चिप्स इसको बोल सकते हैं। ओके, छीलन को क्या बोल सकते हैं, चिप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन होगा, लंबे घुंघराले चिप्स जो है निकलता है। ओके, अब इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 क्या बोल रहा है कि ड्रिल किया गया सुराख ड्रिल की साइज से बड़ा हो गया हो, इसका कारण बताइए। देखिए आप जो ड्रिल मशीन पे सुराख कर रहे हैं, ड्रिल तो लिए, लेकिन जब सुराख कर रहे हैं आप, तो क्या होगा कि जब बाद में चेक किए, मान लीजिए कि चलिए 10 का ड्रिल मार रहे हैं। ओके, अब 10 का ड्रिलिंग कर रहे हैं और किसी न किसी कारणवश वो क्या होगा कि 10 के जगह 10.5 यानी 10.5 mm बन गया, 10.2 mm बन गया। तो यही कारण पूछ रहे, इसका कारण क्या हो सकता है। आप जब ड्रिल कर रहे हैं, साइज तो अपने तरफ से आप सही लाए, लेकिन उसको शायद आप ध्यान नहीं दिए कि उसको क्या कारण होता है। वही 4 कारण पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन कारण हो सकता है कि वो ड्रिल का साइज जो है गलत बन गया, यानी इलिप्स टाइप का बन गया, यानी क्या होगा, जो उसका एक साइज जो है बढ़ गया। तो देखिए उसका साइज किस कंडीशन में बढ़ेगा, ऑप्शन सुन लीजिए। ए है ड्रिल की बॉडी बड़ी हो, एक मिनट, ए ऑप्शन ड्रिल की बॉडी बड़ी है। ओके, हेलिक्स कोण उचित नहीं है।
लिप अवकाश उचित नहीं है, या कटिंग जो किनारे की असमान रूप हो। जब ड्रिल का जो कटिंग पॉइंट होता है, नीचे वाली पॉइंट होता है, उसमें जब ग्राइंड करेंगे जो 118 डिग्री बनाते हैं, तो वो 118 डिग्री का जो दोनों एज पे क्या होगा, समान रूप होना चाहिए। वो तो कहीं गलत नहीं है, तो ये भी आपको जो है चेक करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लगभग आप जो है इसी को आपको ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस तरह से ड्रिल की बॉडी बड़ी है, इसके ऊपर कोई निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसमें से चारों में से देखते हुए, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखते हुए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है कटिंग किनारे की असमान रूप। जो ड्रिल का जो कटिंग किनारा होता है, जो ड्रिल का किनारा होता है, वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी जो है ड्रिल से जिस ड्रिल से आप जो है ड्रिलिंग करेंगे तो बराबर आएगा। अन्यथा असमान रहेगा, ड्रिल का किनारा असमान रहेगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ड्रिल का साइज आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए ध्यान देना है, जब भी आप सभी लोग जब ड्रिल का ग्राइंड करें तो उसका किनारा जो है बिल्कुल दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा, कटिंग किनारे असमान रूप है, इसलिए जो है यहाँ पे ड्रिल का साइज जो है बड़ा हो गया। तो आज का हम ये क्लास समाप्त करते हैं। अगर मेरा ये पढ़ाया वीडियो आप सभी को कहीं इसमें कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, तो उसको जो है आप सभी के लिए जो है हम वीडियो बनाकर भेज देंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।